हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोक्सिल और फिनोलिक ग्रुप के बारे में। किस तरह से हमारा हाइड्रोक्सिल और फिनोलिक ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कहाँ कहाँ वो वैरी करती है और अ, हम किस तरह से इसको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कि जो OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 3665 से 3200 पर सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है जनरली। तो यह 3665 से हमारी 3200 पर सेंटीमीटर जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमारी होती है ये वेरी करती है इनके बीच में, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बनाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब नहीं बनाता है तब ये 3665 के अराउंड हमारा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी शो करेगा। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा यहाँ पर बना रहा है तो यहाँ पर ये O और H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा ये बॉन्ड वीक होने लगता है, बिकॉज ये हमारा ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करने लगता है दिस हाइड्रोजन को और इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है सिग्मा स्टार में, और इस तरीके से ये हमारा OH बॉन्ड ये हमारा वीक होने लगता है, जिस कारण हमारी OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये पता कर सकते हैं कि जो OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वो हमें क्या शो करेगा, यहाँ पर वो हमें यहाँ पर शो करता है कि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी OH बॉन्ड की हमारी उतनी डिक्रीज़ होगी। तो उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज़ होती है, जितना ज़्यादा हमारी इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उतना ये बॉन्ड हमारा वीक होगा, और उतना ही हमारा ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इधर की ओर 3200 पर सेंटीमीटर की ओर हमारी उतनी ही शिफ्ट होती जाएगी, उतना डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी किस प्रोपोर्शन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। अगर कम है तो कम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, और अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगा। ये अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारा वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा हमारा। सबसे पहले जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारा एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तो वहाँ पर हमारा अगर हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ये इम्पैक्ट करते हैं, और वहीं अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट लिया, हमने एक जो हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने निकाली, आईआर स्पेक्ट्रा निकाला हमने मिथेनॉल का इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और हमने वैल्यू इसको रेशियो लिया 1:100 का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर हमने 1 ml मिथेनॉल लिया और 100 ml में, और 100 ml में 1 ml हमारा मिथेनॉल है 100 ml CCl4 में,
तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, क्योंकि हमारा मीथेनॉल यहाँ पर बहुत कम है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। मॉलिक्यूल हमारे बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो 3640 पर सेंटीमीटर मिलेगी ड्यू टू द फ्री OH, because CCl4 is a non-polar and does not form the hydrogen bond. If concentration is increased 1:10 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम कर देते हैं तो 2 बैंड हमें ऑब्जर्व होते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पर 1:100 पर हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है पीक मिलती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो 3640 पर सेंटीमीटर पर मिलेगी। और यहाँ पर 1:10 में हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 बैंड मिलेंगे, एक 3640 पर सेंटीमीटर पर, एक 3420 पर सेंटीमीटर पर। 3640 तो हमारा फ्री हाइड्रोक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया, और 3420 जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बॉन्ड है वो ये उसका बैंड होगा। अब अगर हम कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर दें मेथेनॉल की, ये 1:10 से हम कर देते हैं 1:1, 50-50 हम रेशियो ले लेते हैं इसका, तो हमें ये फ्री हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है। टोटली हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड ही मिलेगा 3420 पर सेंटीमीटर पर, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन मेथेनॉल की बढ़ाते जाते हैं और वैसे वैसे हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है पीक वो अपीयर होने लगता है। उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस हाइड्रोजन बॉन्डेड बैंड की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती रहती है। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट 46 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जो कि 46 नहीं है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 64.6 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 64.7 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है वैसे ही सारा का सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपीयर हो जाती है और हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री OH का बैंड मिलता है सिर्फ। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, और अब हम देखेंगे किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्या टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने एक कंपाउंड लिया एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH दिस कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसी तरीके से लेते हैं 1:100 का रेशियो लेते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें 2 पीक ऑब्जर्व होती हैं, एक तो हमारा फ्री OH ग्रुप होगा जो 3665 पर सेंटीमीटर पर मिलेगा, दूसरा हमारा है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसका पीक हमारा 3617 पर सेंटीमीटर पर मिलेगा इस तरह से। और जैसे ही हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर कि इनका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ हमें एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पीक मिलने लगता है। और जैसे ही हम और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 1:1 का रेशियो ले लेंगे कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो हम देखेंगे जो फ्री OH ग्रुप है वो उसका बैंड डिसअपीयर हो जाता है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये 3617 है जो कि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था वो दिखेगा, और दूसरा हमारा जो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पीक है वो दिखेगा। तो यहाँ पर
आपको क्या अलग लग रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पीक है, ये देखिए, ये वाला पीक, ये वाला पीक, ये सभी में सेम है और सभी में अपीयर्ड हो रहा है। ये पीक गायब नहीं हो रहा है। और जैसे ही, तो इसका मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अगर हम इसी में टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएं तो भी, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये पीक डिसअपियर नहीं होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा ये पीक जरूर डिसअपियर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आप देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से हमारा, अगर इस एथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हम जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाते हैं, और एक तो गाउचे, जिस कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरीके से जब गाउचे फॉर्म होगा तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट अगर हम एंटी कर दें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एंटी फॉर्म में ये नहीं पाया जाता है, ये मोस्ट प्रेफर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ओनली 3617 नहीं पाया जा रहा है, जो यहाँ पर सिर्फ 36, यहाँ पर इस तरीके से ये तीनों फॉर्म पाए जाते हैं। अब एक चीज़ ये हम देखेंगे कि ये हमारा एक अलग केस आ जाता है, हम देखते हैं इसके बारे में, कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड टू द चिलेशन एंड रिंग इज स्टेबलाइज बाय मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाती है रिंग, तब OH फ्रिक्वेंसी पर हमारा क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि हमारा, हम देखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमें ये बनता है, और ये इधर जाता है, और ये इधर जाएगा, और ये इधर स्लाइटली इधर शिफ्ट होने लगता है। ये बॉन्ड न शिफ्ट करके हम यहाँ पर से लोन पेयर शिफ्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये CHO ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हमारा देखिए ये इस तरह का फॉर्म बन रहा है हमारा, ये देखिए, यहाँ से लोन पेयर यहाँ, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड बन रहा है हमारा। इस तरीके को हम चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से हमारी इधर की ओर शिफ्ट होती है हाइड्रोजन के पास इस OH सिग्मा स्टार में, वैसे ये बॉन्ड हमारा OH बॉन्ड डिक्रीज हो, ये हमारी इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है। यहाँ पर जब स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है OH की, वो हमारी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमें 3640 पे जो मिलती थी पर सेंटीमीटर पर, वो हमें 3300 पर सेंटीमीटर से 3200 पर सेंटीमीटर पर जाके मिलने लगती है। यहाँ मतलब इतना सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम ये देखेंगे एक इसी तरीके का एक और केस है। अब ये केस है हमारा, देखिए
ये वाला फॉर्म है हमारा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेराइज का होता है और ये इस तरह के फॉर्म में बन जाता है। ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। अब ये देखिएगा, इस कीटो फॉर्म में, इस कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म हमारा इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड चिलेशन। ये बॉन्ड इधर और ये इधर, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये हमारा यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर दिखानी चाहिए थी, जैसे CH, ये CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो 2980 और 2860 पर सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए थी, और न्यू CO जो हमारा वो 1700 पर सेंटीमीटर हमारा इस यहाँ पर शो करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक और बैंड मिलता है जो हमें 3300 और 3200 के बीच में मिलता है। वो हमें इसलिए मिलता है क्योंकि ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इनॉल फॉर्म में ये बहुत ही स्टेबल हो जाता है, और इनॉलिक फॉर्म में ये OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो करने लगता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं इस चिलेशन से, एक चीज़ और क्या कि कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन कैन बी स्टडी बाय द यूजिंग IR स्पेक्ट्रा in which enolization is detected by the presence of bond in the region 3300 to 3200 per centimeter. Okay, intensity of this band depend upon the concentration of enol at equilibrium। जैसा कि हमने देखा, जितनी ज़्यादा इनॉल फॉर्म होगा उतना ज़्यादा ये OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा। ओके, दिस प्रोवाइडेड a method to calculate the concentration of enol. For this purpose, IR spectra of standard solution of enol is taken and band between 3500 to 3000 per centimeter is recorded। एक कोई हम स्टैंडर्ड इनॉल फॉर्म लेते हैं सोल्यूशन का, और उसका हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, ये वाला, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमारा। और वहाँ पर जो इनॉल फॉर्म का हमें मिलेगा वो हमें, मान लेते हैं ये हमें बैंड मिला कुछ, सपोज जो भी मिला हमें उसको हमने 100% मान लिया, ठीक है, ये 100% उसको मान लिया, और इंटेंसिटी ऑफ दिस बैंड इज टेकन एज 100, देन स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन कंपाउंड इज टेकन अंडर द सेम कंडीशन एंड बैंड इज रिकॉर्डेड इन द सेम रीजन। सपोज द intensity of compound, unknown compound found X%। X% किसके रिस्पेक्ट में हमने X% निकाला है, X% ऑफ स्टैंडर्ड, ये 100 मान लिया था हमने, तो इस 100 का ये X% इसकी इंटेंसिटी मिलती है हमको। तब हम क्या होगा, जो अगर इसके X% इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन की इंटेंसिटी का X% इंटेंसिटी इधर मिलती है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है इनॉल फॉर्म हमारा X है। ओके, X, तब हमें इस तरीके से हम किसी कंपाउंड की इनॉल फॉर्म हम पता लगा सकते हैं कितना है।